नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसमें? इसमें जी ये सन 2010 पाकिस्तान पंजाब का भक्कर जिला दरिया खान नाम का एक छोटा सा इलाका, जिसके कब्रिस्तान पर कुछ ही दूरी पर कुछ घर पड़ते थे। शाम पड़ रही थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ एक टूटा फूटा मकान था जहाँ पे कुछ मासूम बच्चे खेल रहे थे। तभी उस टूटे फूटे मकान की छत पर खड़ा एक बच्चा उनको इशारे से अपनी तरफ बुला रहा। बच्चों ने पूछा, भाई तू कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा, पर वो बस इशारे करता रहा, कुछ बोला नहीं, जैसे उसकी आवाज कभी थी ही नहीं। खेल रहे बच्चों में फारूक नाम का लड़का जो पास में ही रहता था, वो बोला, शायद ये ऊपर फंस गया है और मदद मांग रहा है, चलो इसे नीचे उतारते हैं। अब ध्यान से सुनना। वो बच्चे उस मकान की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें एक अजीब सी और खतरनाक बदबू आने लगी। बच्चों ने अपने नाक को बंद करके घर के आंगन की तरफ घुस गए। तब ही पीछे से फारूक की चाची भागती और चीखती हुई आई और शोर मचाने लगी और बिना कुछ पूछे फारूक को थप्पड़ मारने लगी और डांट कर बच्चों को घसीटते हुए उस घर से बाहर लाई। और उसी वक्त उन बंद कमरों में से औरतों और बच्चों के चीखने की आवाजें आने लगी और वो बंद दरवाजे खुद ब खुद जोर जोर से हिलने लगे जैसे अभी टूट जाएगा। और सब डर कर इधर उधर भागने लगे और फारूक पीछे मुड़कर देखता है कि वो छत पर जो बच्चा खड़ा हुआ था वो जोर जोर से रोने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था जो अक्सर इंसानों में नहीं होता। फारूक अपनी चाची को कहता है, चाची चाची वो बच्चा रो रहा है। लेकिन फारूक की चाची उसको घसीटते हुए और कपकपाती आवाज में बोली, ये इंसानों का घर नहीं, उनका इलाका है। कहा था ना, पीछे मुड़कर ना देखना। वो बच्चा नहीं, वो उनमें से है। दरिया खान के घर के इन बंद दरवाजों के पीछे आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है जो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस मकान के पास से भी गुजर जाए। देखिए, अब 2025 चल रहा है। दरिया खान के लोग बता रहे हैं कि पूरा इलाका रात को घर की चीखों से गूंज उठता है। वो अजनबी सा बच्चा ना तो बड़ा होता है और ना ही गायब। आज भी उस मकान की छत पर खड़ा होकर रोते हुए नजर आता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके आगे तो ये दरिया खान का घर भी मामूली लगेगा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुमने हिम्मत करके ये वीडियो को आखिर तक देख लिया तो तुम्हारे दिमाग से अगले 8 दिन तक ये किस्सा चलता रहेगा और तुम्हें सोने नहीं देगा। और जब कभी भी तेज आंधी और हवा चली तो तुम्हें इस कहानी का डर तुम्हें नजर आएगा। हर अंधेरी रात में तुम्हें इसकी झलक डराने जरूर आएगी। चलो बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो खुलेगा वो राज नहीं, वो एक श्राप है। अप्रैल 2011 पाकिस्तान का एक दरिया खान नाम का एक छोटा सा टाउन, जिसमें 24 साल की यंग लड़की जिसका नाम सारा परवीन था, उसकी थ्रोट कैंसर की वजह से मौत हो जाती। डेथ के बाद उसे दरिया खान के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। सारा का एक बड़ा भाई था, इजाज हुसैन। वो अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन इस वाक़े के बाद वो अंदर से पूरी तरह से टूट गया। एक दिन बाद यानी कि नेक्स्ट डे सारा परवीन की फैमिली को फातिहा पढ़ने के लिए और दुआ के लिए उसी कब्रिस्तान में जाना। घर वाले तैयार होके जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर पहुंचे तो सारा के भाई इजाज हुसैन की नजर सारा की कब्र पर पड़ती है और उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते और वो भागा भागा उसकी कब्र के पास गया। उसने नोटिस किया कि कब्र की मिट्टी जो कल वो पूरी तरह से ठीक करके गया था, अब वो बिखरी पड़ी है, यानी कि किसी ने उसकी कब्र के साथ छेड़छाड़ की है। तो इजाज हुसैन उसे चेक करता है, तो जैसे ही उस कब्र पर हाथ रखता है तो उसका हाथ कब्र के अंदर चला गया। तो जैसे ही उसने कब्र पे हाथ रखा तो इजाज हुसैन का हाथ उसी कब्र के अंदर चला गया। ऐसा होते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे देखकर कब्रिस्तान का चौकीदार भागकर उसकी कब्र के पास पहुंचा। इजाज ने चौकीदार को कब्र खोदने का कहा, लेकिन चौकीदार इस काम को सरअंजाम देने के लिए बिल्कुल मना कर गया। चौकीदार को काफी फोर्स करने के बाद चौकीदार राजी हो गया। जैसे जैसे कब्र खोदते जा रहे थे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन बाद में जो सच्चाई इन्हें पता चलने वाली थी वो और भी खतरनाक थी। इस कब्र को ध्यान से देखने पर उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो कब्र खाली थी। यानी उसकी बहन सारा परवीन की बॉडी उस कब्र से गायब थी। देखें, पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत से कारनामे सरअंजाम दिए जाते हैं और अक्सर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि कब्रिस्तान से कोई अपने जादू टूने के लिए यानी कि ब्लैक मैजिक के लिए कब्रों से बॉडियां निकाल लेते हैं। लेकिन इधर सारा की फैमिली इस चीज को देखकर बहुत हैरान हुई और उन्होंने पूरा कब्रिस्तान अपने सर पर उठा लिया।
सारा के भाई ने सोचा कि शायद किसी ब्लैक मैजिक करने वाले ने मेरी बहन की बॉडी निकाल ली है। इसी डर के साथ सारा की फैमिली रोते गिड़गिड़ाते करीबी पुलिस स्टेशन के पास पहुंची और पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ना आया। पुलिस भी थक हार कर अपने थाने में बैठ गई और इधर सारा की फैमिली इधर उधर धक्के खा रही थी। और एक दिन अचानक पुलिस स्टेशन में एक ऐसा शख्स पहुंचता है और वो बाद में पता चलता है कि वो उसी कब्रिस्तान का चौकीदार है। और उसने जो बताया उसे सुन पुलिस वालों के कान फटे रह गए। चौकीदार अब बोलना शुरू करता है। चौकीदार ने कहा, बात 1 साल पुरानी कि रात होते ही इनके घरों से औरतों और बच्चों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। हालांकि इन 2 भाइयों के अलावा उनके घर में कोई रहता भी ना था, तो ये आवाज़ें कौन निकालता था किसी को नहीं पता। तो ये आवाज़ें कौन निकालता था इस बात का आज तक किसी को नहीं पता चला। फिर आगे जो चौकीदार बताता है उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मैं 1 साल से देख रहा हूँ ये दोनों भाई कभी छोटा कभी बड़ा कब्रिस्तान के इस नीम के पेड़ पर आप आकर बैठते हैं और कब्रिस्तान के इस नीम के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। और ये दोनों भाइयों की आंखों में रात के वक्त एक चमक होती है जो दूर से इस नीम के पेड़ पर पड़ती है। चौकीदार ने इन भाइयों से पूछा कि आखिर तुम कब्रिस्तान में करने क्या आते हो? तो उन दोनों भाइयों ने एक ही आवाज में एक साथ बोला कि ये नीम का पेड़ हमें बहुत अच्छा लगता है, वो हमारा घर है, हम रात को उसके ऊपर चढ़कर बैठते हैं क्योंकि इस कब्रिस्तान की कब्रें हमसे बातें करती हैं। तो पुलिस वालों ने इस चौकीदार से पूछा कि उन 2 भाइयों का सारा परवीन से क्या रिश्ता है, आखिर क्यों तुम इन पे शक कर रहे हो? तो जिस दिन इनकी बॉडी वहां से गायब हुई उससे 1 रात पहले मैंने इन दोनों भाइयों को कब्रिस्तान के अंदर जाते देखा और इनके हाथ में कुछ औजार भी थे। मैं ध्यान से तो देख नहीं पाया मगर कुछ तो था। तो पुलिस वालों ने इस चौकीदार को कहा, चलो हमें उन 2 भाइयों के घर में ले चलो। तो इसने साफ उनके मुंह पर मना कर दिया और हाथ जोड़ने लगा कि मैं उन लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, मुझे उनके चेहरे से डर लगता है। तो फिर पुलिस ने उन 2 भाइयों का हुलिया वगैरह पूछा और कुछ और पूछताछ की। पुलिस इन 2 भाइयों के घर जा पहुंची तो पड़ोसियों ने बताया कि यह घर इलाके में लड़ाई की वजह से बदनाम है। इनका कहना था ये दोनों भाई अक्सर रात को बाहर निकलते हैं और सारी रात घर से बाहर रहते हैं और चोरी का सामान अपनी बोरियों में भर कर लाते हैं। और एक पड़ोसी ने तो ये भी बताया कि ये दोनों भाई जादू टूने वाला काम भी करते हैं। उस पड़ोसी ने बताया कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर खड़ा था, रात के 10 बज चुके थे और मैंने देखा कि ये दोनों भाई पोर्ट में हग रहे थे और उसी पोर्ट में से एक दूसरे की पोटी को एक दूसरे के जिस्म पर मल रहे थे और खा रहे थे। बाद में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये भी पता चला कि ना सिर्फ उन 2 भाइयों का रहना था बल्कि उनका एक बाप और एक पागल बहन भी रहती थी जो दिमागी रूप से पूरी तरह कमजोर थी। उनमें से बड़े भाई का नाम था फरमान अली और छोटे का नाम था आरफ अली। दोनों लगभग 30-35 साल की उम्र के थे और दोनों की एज डिफरेंस तकरीबन 5 साल का फर्क था। पुलिस जब इस घर के अंदर दाखिल होती है तो पुलिस जब इस घर का दरवाजा खड़काती है तो दरवाजा खोलने वाला उन 2 भाइयों का बाप था। पुलिस अंदर आती है तो वो देखती है कि आरफ अली बड़े आराम के साथ एक चारपाई पे सो रहा था। तो पुलिस ने उसको उठाया, हाँ भाई क्या चल रहा है? तो कहता कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही सो रहा था। खैर आप किस काम के लिए आए हैं यहाँ? पुलिस ने उससे उसके बड़े भाई के बारे में पूछा तो वो बताने लगा कि मेरा बड़ा भाई बाहर गया हुआ। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनके हाथ कुछ ना लगा। उन्होंने सारा घर छान मारा लेकिन उनके हाथ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं लगा जिसकी वजह से वो उन दोनों को शक कर सकते थे। लेकिन इंस्पेक्टर भट्टी इधर उधर देखने लगा तो वो देखते हैं कि वहां पर एक और कमरा है लेकिन उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। उस कमरे के पास जाते ही इंस्पेक्टर भट्टी को एक खतरनाक और तेज तरीन बदबू आती है। इंस्पेक्टर भट्टी अपने नाक को बंद करता है और आरफ से कमरा खोलने को कहता है लेकिन आरफ इधर उधर की बातें मारता है और कहता है कि चाबी मेरे पास नहीं है, वो मेरे भाई फरमान अली के पास है। लेकिन पुलिस
बड़े प्यारे अपने अंदाज में उसको 2 झापड़ लगाकर पूछती है, तो फिर वो अपने आप ही पुलिस के हाथों में उस कमरे की चाबी दे देता है। ताला खुलने के बाद पुलिस इस कमरे में दाखिल होती है तो पुलिस ने देखा कि इस कमरे के दरमियान में एक बड़ा सा पतीला पड़ा हुआ है और उस बड़े से पतीले के पास एक छुरी, एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी की फट्टी मिली, जो कि अक्सर कसाईयों के पास मौजूद होती है। कसाई उस पर अपना गोश्त वगैरह बनाते हैं और उस लकड़ी की फट्टी पर ताज़ा मांस के टुकड़े भी लगे हुए थे। तो इंस्पेक्टर भट्टी पूछता है कि इस पतीले में क्या है, तो आरिफ अली बड़े ही प्यार से बताता है कि हमने रात को चिकन बनाया था, तो वो कुछ बचा पड़ा है, अगर आपने खाना है तो बताएं, मैं गर्म कर देता हूँ। तो इंस्पेक्टर भट्टी कहने लगे कि नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है। तो वो उस पूरे कमरे की तलाशी लेते हैं मगर उनको कुछ नहीं मिलता। तो वो जाने लगते हैं तो अचानक से इंस्पेक्टर भट्टी की नज़र ज़मीन पर जाती है और ज़मीन पर चलती चींटियाँ इंस्पेक्टर भट्टी को नज़र आती है। और हैरत की बात यह है कि वो सारी चींटियाँ एक ही रुख में चली जा रही। तो इंस्पेक्टर भट्टी का शक यकीन में बदल जाता है। तो इंस्पेक्टर भट्टी इन चींटियों की कतार का पीछा करने लगता है। तो ये चींटियों की कतार आखिर एक चारपाई के नीचे जाती है, और उस चारपाई पर आरिफ का बड़ा भाई फरमान अली सोता था। तो इंस्पेक्टर भट्टी जब उस चारपाई को हटाने का कहता है तो उनकी नज़र चारपाई पे पड़े एक बोरे पर जाती है, और जब पुलिस उस बोरे को खोलने लगती है तो उसके अंदर से एक ऐसी बदबू आती है। और जब पुलिस उस बोरे को खोलती है और खोलते ही जब पुलिस वालों की नज़रें उस बोरे के अंदर जाती हैं तो पुलिस वाले वहीं पर कांप उठते हैं, और यहाँ तक कि उस बदबू की वजह से एक ऑफिसर ने तो वहाँ उल्टी ही कर डाली। और इसी सारी सिचुएशन के फौरन के बाद इंस्पेक्टर भट्टी ने आरिफ अली को गिरफ्तार कर लिया। नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। क्या किया इसमें? इसने ये लाश वगैरह को ले आया है जी, निकाल का। कितने अरसे से लाश निकाल रहे हो? किसको पता, कितना अर्से से निकाल रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश ले आया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश ले आएंगे। पहली लाश है जी? में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? मर्द के हैं, पता नहीं रानी के हैं। ये तूने निकाली थी कब्र में से? जी। और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया? जी हाँ, एक कुत्ता है जी? जी। मुंह ऊपर करो ना। जी हाँ, एक कुत्ता भी काट। और तूने भाई ऊपर कर हाथ, तुमने कभी कुत्ते का गोश्त खाया? जी नहीं जी। और उस बोरी में एक लड़की की लाश थी जिसकी एक टांग गायब थी, और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सारा परवीन की थी, जिसे कुछ दिन पहले ही उसको दरिया खान के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो जब इंस्पेक्टर भट्टी ने आरिफ अली से पूछा कि इसकी एक टांग कहाँ है, तो वो बड़ी ही हैरानी से उस पतीले की तरफ देखने लगा, और उस पतीले की तरफ बार बार देखने की वजह से इंस्पेक्टर भट्टी को पता चल गया कि इस लड़की की टांग उसी पतीले में पक रही है। तो इंस्पेक्टर भट्टी ने उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2 दिन के बाद आरिफ अली का बड़ा भाई फरमान अली भी किसी दुकानदार से मसाले लेते हुए पकड़ा जाता है, और उसे भी गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दिया गया। तो फिर पुलिस ने इनकी अच्छे से खातिरदारी करी और इनकी इन्वेस्टिगेशन की, और इनसे पूछा कि तुम बाकी लाश का क्या करने। एक दफा मुकालते में मैंने भी खा लिया है, बल्कि बकरा समझकर। जी हाँ, हमको क्या पता था जिसने इसने रखा हुआ कुंगरा भी काट कर खा लिया। तो ये बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में बोले कि जनाब, अगर आप 2-4 दिन और ना आते तो हम इसको भी खा जाते। यह सुन इंस्पेक्टर भट्टी भी डर सा गया, और बहुत सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इंस्पेक्टर भट्टी को पता चला कि सारा परवीन उनका पहला शिकार नहीं है। तो इन्होंने अपने जो बच्चे थे, इनके जो फौत हुए 2, उनकी लाशें निकाल के भी इन्होंने खाई हैं। पता चलूं कि इन्होंने अपने 2 बच्चे भी शायद इस मरने के बाद या मरने से पहले अपने 2 बच्चे भी खा लिए। बताऊं कि इनकी एक बहन है जो वो अभी तक मिसिंग है, जिसका नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ गई। ये भी शक जाहिर किया जा रहा है शायद अपनी उस बहन को भी खा चुके हैं, बल्कि वो सारा परवीन से पहले भी 100 लोगों को खा चुके हैं, जिनमें बच्चे भी मौजूद थे, और वो उनको अलग अलग कब्रिस्तानों से खोद कर लाते थे, और खोद कर
खोद कर लाते ही वो अपने घर के उसी कमरे में ले जाते और एक एक करके इंसानी जिस्म को खा जाते। और छोटे बच्चों के कब्रें पाड़ी हैं और एक बड़ी बच्ची की, लड़की की। पहले बाजू, फिर टांग और उसके बाद इंसान का सबसे कीमती हिस्सा उसका दिमाग, और उसके बाद बारी आती थी इंसान के दिल की। और इंसान का दिल खाने की वजह से इन दोनों भाइयों में बहुत बार झगड़ा भी हुआ है। छोटा कहता था मैंने खाना है, बड़ा कहता था मैंने खाना है। लेकिन इंसानी जिस्म ही क्यों? खाने को वो बकरे का गोश्त भी खा सकते थे, लेकिन इंसानी जिस्म ही क्यों? पुलिस ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें इंसानी जिस्म खाकर क्या होता है, तुम बकरे का गोश्त भी खा सकते हो, तुम मुर्गी का गोश्त भी खा सकते हो, तो उन्होंने बताया जनाब अगर हम इंसानी जिस्म को ना खाएं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और वो हमसे नाराज हो जाता है। अब वो कौन था वो उन्होंने आज तक नहीं बताया। इंस्पेक्टर भट्टी पूछता रह गया लेकिन कभी भी उन्होंने उस इंसान का नाम नहीं बताया। और वो कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले उनको इस्लामाबाद में एक तांत्रिक मिला था, यानी कि एक ब्लैक मैजिक करने वाला बाबा। उसने उनको कहा कि तुम इंसानी जिस्म को खाया करो और इंसानी जिस्म को खाकर तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, तुम्हारी औलाद का फ्यूचर बढ़ जाएगा और तुम्हारी बीवियां जो तुम्हें छोड़कर मायके चली गई हैं वो भी वापस आ जाएंगी। जब दोनों भाई घर आते हैं तो वो सोचते हैं कि इंसान को कैसे मारा जाए और उनका गोश्त कैसे खाया जाए। लेकिन काफ़ी देर के बाद दोनों भाइयों ने एक सलाह की कि हम इंसान को मार ना सही लेकिन मरे हुए इंसान का गोश्त तो खा सकते हैं। तो फिर उन दो भाइयों ने आसपास के कब्रिस्तानों में नज़र रखना शुरू कर दी कि हाल ही में कौन मरा है, किसकी ताज़ी कब्र बनी है। तो वो उस कब्र का अंदाज़ा लगा लेते थे और जैसे ही उस कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाया जाता था तो उसकी फैमिली के जाने के बाद वो उसी नीम के पेड़ पर चढ़कर ये देखा करते थे कि हाल ही में किसकी कब्र नहीं बनी है। वो इन्हीं मामलात की वजह से वो देखते थे कि जब किसी मुर्दे की नई कब्र बनी है तो वो रात के पिछले पहर आकर अपने उन औजारों के साथ उस कब्र को खोदना शुरू कर देते। कब्र खोदने के बाद जब वो उस मुर्दा इंसान को अपने घर लेके आते थे तो उस मुर्दा इंसान के अलग अलग जिस्म को काट कर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो बार तो ऐसा भी होता था कि इंसानी जिस्म के अंदर से जो बदबू आती थी वो उनको एक परफ्यूम की तरह लगती थी। हालांकि कभी कभार इंसानी जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा जैसा कि पेट का कोई ऐसा हिस्सा रात को वो अपने तकिए के पास रख कर भी कई बार सोए हैं और सारी रात उस गंदी स्मेल को सूंघते रहे। और ऐसा करते करते सालों बीत गए और वो दोनों भाई एक आदमखोर बन गए। अगर वो एक हफ्ता भी उनको इंसानी जिस्म की एक ऐसी लत लग चुकी थी कि अगर वो एक हफ्ता भी इंसानी गोश्त ना खाएं तो वो बीमार पड़ जाते, मरने की हालत में आ जाते। उनको इंसानी जिस्म खाने की इतनी लत लग चुकी थी कि वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकते थे। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी बीवियों से कांटेक्ट किया, उनसे बात की कि आखिर तुम लोगों ने इनको छोड़ा क्यों, कि ये दोनों भाई एक ही कमरे में रात को पता नहीं क्या करते रहते थे और एक दूसरे की पोटी को खाते और अपने जिस्म पर लगाते थे। तो पुलिस वालों ने जब उनसे इस इंसानी जिस्म को खाने के बारे में बातें की तो उन्होंने बताया कि हमें इस बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो दोनों भाई अपनी टट्टी जरूर खाते थे। इसी वजह से वो अपनी बीवियों को मारते थे और इसी मार पिटाई की वजह से उन्होंने उनसे खुला ले ली थी। और ये वाकया जैसे ही दरिया खान के पुलिस स्टेशन से बाहर दरिया खान के इलाके में आया तो वहाँ के लोग बहुत ही भड़क चुके थे और इतने गुस्से में आ गए और वो गुस्से में एहतजाज करने लगे कि हमें अपने प्यारों की कब्रें खोद कर चेक करवानी है। क्या इन आदमखोरों ने हमारे प्यारों को तो नहीं खाया? लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जब उस इलाके की कब्रों को खोदा गया तो आधे से ज़्यादा कब्रें खाली थी और जिनको ये दोनों भाई खा चुके थे। अब अवाम उनको मारना चाहती थी लेकिन वो दोनों भाई पुलिस की कस्टडी में थे, जिनकी वजह से अवाम उनका कुछ भी नहीं कर सकती। और हैरानगी की बात तो अब है जो आप सुनने वाले हो। अब जैसे ही ये केस कोर्ट में पहुंचा तो वहां पे बैठा जज भी हैरान हो गया कि आखिर इनको किस केस के मुलव्वस सजा दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में मुर्दे को खाने पर कोई ऐसा एक्ट नहीं मौजूद था जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों को सजा दी जाती। लेकिन कानून ने अपनी पूरी एतमादारी के साथ मुर्दे का अपमान करने
मुर्दे की बेहुरमती करने की वजह से इनको 2 साल की सजा दी और इन 2 सालों में उन 2 भाइयों ने ज़्यादातर वक्त हॉस्पिटल में ही गुजारा, क्योंकि वो इंसानी गोश्त ना मिलने की वजह से बीमार हो जाते थे। और जेल की उस पुलिस ने बताया कि ये अक्सर रातों को चीखते चिल्लाते थे कि हमें इंसानी गोश्त दो वरना हम मर जाएंगे। और उनकी चिल्लाने की आवाज़ों से कई बार पुलिस वाले भी डर जाते थे। लेकिन जैसे कैसे उनकी 2 साल की सज़ा पूरी हो जाती है। अप्रैल 2011 में उनको सज़ा होती है और 2013 में उनकी रिहाई हो जाती है। तो वो जब अपने इलाके दरिया खान में कदम रखते हैं तो मोहल्ले में खेल रहे बच्चे जब उनकी नज़र पड़ती है तो वो चीखते चिल्लाते अपने घरों की तरफ लौटते हैं और ये कहते हुए लौटते हैं कि वो शैतान फिर से आ गए, वो दरिंदे फिर से आ गए, वो शैतान फिर से आ गए, वो आदमखोर फिर से आ गए। और उन दरिंदों को देखकर लोग अपने अपने घरों में डर कर बैठ गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दरिया खान की आवाम का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया तो वो अपने घरों से निकले, उन्होंने चक्का जाम किया, उन्होंने एहतजाज किए, जिनकी वजह से पुलिस ने उन 2 भाइयों को प्रोटेक्शन दी ताकि कोई इन दरिंदों को मार ही न दे। लेकिन वो 2 भाई अपनी इस पुलिस प्रोटेक्शन को देखकर लोगों की नज़रों में बहुत ही हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे और वो लोगों को उनके बच्चों को खाने की धमकियां देने लगे, जिसकी वजह से पुलिस ने इन दोनों को अंडरग्राउंड होने का कहा। लेकिन उस अंडरग्राउंड में पता नहीं इन्होंने कितनी लाशें खाई होंगी, पता नहीं कितनी कब्रें खोदी होंगी। तो फिर अप्रैल 2014, पता नहीं ये अप्रैल का महीना उन दरिंदों के लिए क्यों ही खतरनाक रहा। अप्रैल 2014 में जब लोग अपने घरों में खाना खा रहे थे तो एक गंदी और तेज बदबू फैलने शुरू हो गई। तो लोगों ने बाहर निकल के पूछा पड़ोसियों से कि भाई ये बदबू कैसी है। तो वो भी हैरान हो गए कि ऐसी बदबू जो कभी उन्होंने सूंघी ना हो। और इसी बात की वजह से पूरा दरिया खान का इलाका उसी बदबू को फॉलो करते करते उन्हीं दरिंदों के घर में जा पहुंचे। तो वहां पे एक डर का माहौल पैदा हो गया और सारे एक दूसरे को कहने लग गए कि जाओ अंदर जाके देखो आखिर चल क्या रहा है। लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसी मजमे में एक शख्स ने हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और खोलते ही उसके सांस खुश्क हो जाते हैं और वो कपकपाती आवाज़ में चीखें मारते हुए बाहर को दौड़ता है और लोग उससे पूछते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। वो बताना चाह रहा होता है लेकिन उसके अंदर की आवाज़ नहीं निकलती। और जैसे ही दरिया खान के लोग देखते हैं और वो साथ ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे ही पुलिस उन 2 दरिंदों के घर में रेड करती है तो वो देखती है कि उसी कमरे में ये 2 आदमखोर भाई उसी एक पतीले में एक छोटे से बच्चे का सर पका रहे हैं। तो वहीं पे इंस्पेक्टर भट्टी जब एंट्री करते हैं वो अपने पुलिस एहलकारों से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। तो वो अपने इंस्पेक्टर को बताते हैं कि सर मामला ही कुछ ऐसा है कि हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे इंस्पेक्टर भट्टी आगे बढ़ा उस कमरे में उसने देखा कि उन्हीं 2 दरिंदों के कमरे में उसी पतीले में एक छोटे से बच्चे का सर पक रहा था। इंस्पेक्टर भट्टी उन दोनों को फिर से गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करके उनको पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इस बच्चे का बाकी का हिस्सा कहाँ पे। तो उन्होंने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा, जनाब वो तो हम खा चुके हैं और आज हम ये सर खाने वाले। तो इंस्पेक्टर भट्टी इस डर के माहौल की वजह से कांप उठते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कोर्ट में कुछ ऐसा सेशन नहीं बना, कोई ऐसी एलिगेशन नहीं बनी जो इन दरिंदों पे लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने किसी इंसान को तो मारा नहीं बल्कि मरे हुए इंसानों को खाया। तो वहाँ सब परेशानी में पड़ गए कि आखिर इनको सजा क्या दी जाए। तो फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके एक एलिगेशन लगाकर इन दोनों को 12 साल की सजा दे दी, जो कि 2026 के आने वाले अप्रैल में उनकी रिहाई होगी। और रिहाई के बाद पता नहीं वो फिर से क्या करें, किसकी कब्रें खोदें, किसको खाएं, ये कोई नहीं जानता। तो सभी लोग इसी डर के माहौल की वजह से बैठे हैं कि उनके प्यारों की कब्रें महफूज रहें। और वहीं पे जहाँ पे लोग 4-4, 5-5 महीने के बाद अपने प्यारों की कब्रें पक्की करते, वो उसी दिन ही दफनाने के बाद उसी कब्र को पक्का करना शुरू करते कि वो दरिंदे कहीं फिर से न इसको खा जाए। लेकिन जब ये 2026 पूरा होगा, उनकी रिहाई होगी अप्रैल में, तो न जाने वो किसको खाएं किसको ना खाएं, ये कोई नहीं जानता। ओवर एंड आउट।